बदनाम असदी त्रय मंजिल ये मकान बनाकर दी गई। और या अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपके तहत मीडिया के तहत हम हुक्म कर रहे हैं सर। ये रास्ता हमारा वेल्डिंग थी, जो उसके आगे हमारा रास्ता था, रोड थी। इन काजी गुलाम सिंह ने हमारे को जगह दी थी। उसके आगे बोला था ये आपके रास्ता, यहाँ से रोड पूरी रोड से रोड रास्ता दिया हुआ था। उसके बीच इन्होंने आज से 1 साल पहले काम यहाँ पे आके स्टार्ट किया। आगे एक पंचायत में डंगा लगाया गया। उस टाइम मैंने एतराज़ किया गया, मैं ये डंगा क्यों लगा रहे हो, हमारे रास्ता बंद कर रहे हो। है जनाब, ये निर्गे का काम कर रहे हैं। उससे बाद इन्होंने फिर क्या किया, वहाँ पे आके बिल्डिंग का काम स्टार्ट कर लिया, पिलर पुलर खड़े करने शुरू कर लिए। हमने उस टाइम मना किया, हम तहसीलदार साहब के पास गए, डीसी साहब के पास गए, उन्होंने लिखा के ला के यहाँ पे पटवारी और आके तहसीलदार ने काम बंद करा दिया। 1 साल से बाद फिर स्टार्ट किया काम इन्होंने। काम आके फिर स्टार्ट किया, फिर हम गया तहसीलदार के पास, पटवारी के पास में, ऐसे ऐसे हमारा रास्ता बंद कर रहे हैं, हमारे को ये जगह दे रखी है इन्होंने, हमारे को ये नहीं मालूम ये स्टेट लाइन है या मलकीत है। जैसे इन्होंने हमारे को मलकीत करके ज़मीन लिख कर दे रखी है। इसके लिए आज उसके हमारी 3 छतें दुकान बना रखी हैं आगे। इसमें हमारा काम बिल्कुल हमने इन्होंने काम नहीं बंद किया। फिर तहसीलदार और पटवारी फिर आके इन्होंने काम उन्होंने बंद किया। जब फिर करके इन्होंने 5-10 दिन काम फिर बंद करके रखा। फिर एतवार वाले दिन इन्होंने रात को जंगल में जाके कहीं बीम बुनी। वहाँ से बुन के दूसरा दिन एतवार वाले दिन सुबह आके इन्होंने काम स्टार्ट कर लिया। उस टाइम यहाँ पे ऐलान किया इन्होंने, एक 11वीं बनी में आओ, ज़रा दुनिया जर्द के पास 11वीं है, मौलवी साहब ने ऐलान किया, वो आके यहाँ पे। और दूसरे नंबर यहाँ पे उस टाइम मदरसे का नाम उठा लिया, जहाँ पे मदरसे का लेंटर डाल रहे हैं। उस टाइम लिहाजा में यहाँ पे आया, इनको बोला यार ये मेरे जो रास्ता दे रखा है, आप बार बार क्यों कर रहे हो इसके ऊपर हमला। है जी, आप यहाँ से दफा हो जाओ, आपका इधर क्या है। मुझे ऐसे इन्होंने बयान दिया, यहाँ पे बयान दिया जावेद साहब ने। यहाँ पे पेंच है वो वार्ड नंबर 4 का। उससे बाद अकबाल से है एक, और उससे बाद काजी गुलाम सैन का लड़का काका काका बोलते हैं, असली नाम का मुझे मालूम नहीं है ये। हाँ, उन्होंने हमारे को ऐसे बयान दिया, बोलने लगे आपका यहाँ पे क्या है, आप यहाँ से दफा हो जाओ। मैं सर दफा होने की बात नहीं है, मेरी जगह मेरा रास्ता है। मैंने उसी टाइम फोरिंग चौकी अफसर पे फ़ोन किया, नीचे चौकी पे फ़ोन किया, मैं ऐसे ऐसे मसला है, रास्ता मेरा रोक रहे हैं, आगे मेरे आगे तामीर शुरू कर रहे हैं। आज ये मदरसे का बोल रहे हैं, उससे पहले तो बिल्डिंग ही चल रही थी यहाँ पे। बोल रहे थे चल, बोल रहे थे हम अकेडमी को बना रहे हैं, छठ बोल रहे थे हम अपने कमरे, हमारी जगह है। मैं ठीक है, आपकी जगह, हमारा रास्ता छोड़ के, रोड छोड़ के हमारे को जो मर्जी करो आगे, हमारे को उस तक मतलब नहीं, आप कस्म में जो मर्जी करो। वो मतलब उससे बाद चौकी अफसर यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने आके इनको बोला काम बंद करो। इन्होंने आगे से बोला आप किसके ऑर्डर से काम बंद कराने, हमने ऑर्डर लेके आए हुए। एक इन्होंने एप्लीकेशन कटी काजी इकबाल सिंह ने, उन्होंने एप्लीकेशन निकाल के बताने लगे हम हाजी डीसी साहब से परमिशन लेके आए काम करने के लिए। जब चौकी अफसर ने वो पढ़ी, उसके ऊपर खाली लिखा हुआ एप्लीकेशन, चौकी अफसर ने मार्क, डीसी साहब ने मार्क किया हुआ था तहसीलदार की तरफ। तहसीलदार के पास वो एप्लीकेशन गई नहीं। मुड़ के चौकी अफसर ने काम ये बंद नहीं कर रहे थे, ऐसे काम को जोरा जफी देकर काम शुरू कर रखे थे। फिर उस टाइम उसने मना किया बंद करो काम। उसके बाद फ़ोन किया चौकी अफसर ने, बुलाया गया उन तहसीलदार, हमारा नायब तहसीलदार दरा दुनिया का, वो आया। उन्होंने आके बोला भाई कल 12 बजे तक काम आपने कोई नहीं यहाँ पे करना, काम बिल्कुल बंद किया जाए। मैं इसके कल निशानदेही करूंगा, आज संडे है, आज पटवारी छुट्टी पे हैं, सब हैं, निशानदेही करूंगा, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। जब वो ये काम बंद करके चला गया, उससे बाद फिर इन्होंने, जब वो यहाँ से चले गए, फिर काम स्टार्ट कर लिया। फिर किसी ने यहाँ से कॉल की, वीडियो करके बुलाया गया जी भाई काम दोबारा स्टार्ट हो रहा है स्टेट लाइन के अंदर। फिर मुड़ के दोबारा चौकी अफसर आ गए, उसमें तहसीलदार नायब साहब भी आ गए, एसपीओ ये क्या इसको सीआरपी वाले को साथ लेके आए, नीचे से नफरी लेके आए, वो आके फिर बंद किया। फिर इन्होंने दोबारा फिर काम खाना खाया, खा के फिर काम स्टार्ट कर लिया। फिर मुड़ के उससे बाद फिर दोबारा खुद आई नफरी, तहसीलदार साहब नहीं आए, फिर नफरी आई, नफरी लग गई यहाँ पे। रात के दम में इनको काम करने नहीं दिए, यहाँ से कुछ बंदे भी उठा के ले गए चौकी पे। उसके बाद दूसरे दिन यहाँ के निशानदेही की गई, स्टेट लाइन निकली, वो उसमें जेसीपी लगा के तहसीलदार साहब आए हुए थे पुंछ से यहाँ पे स्टेट, और कम से कम 40-50 आदमी पुलिस का आके उन्होंने यहाँ पे मदरसे को जेसीपी लगा के गिरा दी। उसके बीच में उससे बाद ये बोलने लगे जी जनाब यहाँ पे हम 5 आदमी का नाम दे रखा है, यहाँ जी इन्होंने मदरसा हमारा करवाया, हम इन्होंने ये करवाया। यहाँ पे हमारे डिप्टी कमीशन का रोल है, बीच में हमारे तहसीलदार साहब का रोल है, इसमें स्टेट लाइन है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे को उधर जगह दे रखी इन्होंने मलकीत करके। इस टाइम में हम ही पछता रहे हैं जब हमारे को स्टेट लाइन इन्होंने मलकीत करके कैसे दी। मेरा डैडी साहब सीआरपी से रिटायर आए हुए हैं, और उन्होंने उस टाइम तो देखा नहीं, इनके कहने पे पैसे दे दिए। आज उस जगह का बोल रहे हैं ये स्टेट लाइन है, हम इस पूरी बिल्डिंग को गिराएंगे, हम ये करेंगे, हम इसके आगे बिल्कुल इनको नहीं चलने देंगे। इसके लिए जी, इसके बाद आज के कम से कम 5 दिन हो गए, एक फतवा जारी कर दिया मौलाना
हमारे को इसके बिशारत साहब ने, मुफ्ती बिशारत साहब ने, उन्होंने ये हाजी ये इनको इनके साथ बिल्कुल सलामा लेके जब भी चले जाए, हम अहले सुन्नत वल जमात के बंदे हैं और आखिर दम तक हम अहले सुन्नत जमात में रहेंगे। और या ऐसे-ऐसे मतलब इसमें खतबे में लिखा हुआ है ये नमाज नहीं पढ़ रहे। हमारे यहाँ के दरा दुनिया का मौलवी नूर से इनको पूछो क्या नमाज कहाँ पढ़ते हैं हम जुम्मा यहाँ पे अदा करें, उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। हर मसले में हम मौलवी नूर से इनके पीछे। फिर इन्होंने ऐसे मदरसे में लिखे ये इसमें फतवे में लिखा गया ये नमाज ही नहीं पढ़ रहे। ये लोग कुछ चंद हैं जो ऐसे कर रहे हैं। क्यों जी उसके बीच में लिखा गया और माइकों के ऊपर बोल रहे हैं बिल्कुल जी हम इनके साथ सलाम अलैकुम कलाम कर बिल्कुल ख़त्म किया जाए। हमारा ये हिंदुस्तान है, कभी और कोई कंट्री हो इनको हम जान से ख़त्म कर दें। हमारे को बहुत ज़्यादा खतरा है जान के लिए। जैसे मौलाना साहब ये फतवे में भी लिख रहे हैं, बारहवीं मस्जिद का इसके बीच फतवे में लाए। इसके लिए तो ये हमारे मौलाना साहब स्टेट लाए इसका कोर्ट का भी नहीं कर रहे। क्योंकि जहाँ बाइबल इसके बीच में बाइबल मसले का लाने का क्या मसला था जी, वो भी क्या हमने कराई। गवर्नमेंट का मसला है जो वो हमारे ऊपर लेके आ रहे हैं। आपको सनद है मुफ्ती की, डीसी को सनद है IAS की, ये तो उन्होंने बंद किया है, आप कैसे करवाओगे? तो कहा नहीं जी मैं इस मसले में नहीं, मुझे नहीं, कोई बनाए ना बनाए मैं नहीं हूं। ये लोग गवाह हैं। काम शुरू किया तो टेबल लगाया, बैठा, रजिस्टर रखा, तो काम शुरू। मसला था एडमिनिस्ट्रेशन का, मसला था रेवेन्यू का। हम जिंदे अपने घर, अपनी मुल्कियत, मर जाएं तो सरकार के हवाले, मर जाएं तो फॉरेस्ट लैंड के हवाले। इल्म सीखें जन्नत के लिए, लेकिन होना चाहिए कहाँ? फॉरेस्ट लैंड में होना चाहिए, कहाँ? सरकार लैंड में। ये हमारा एक दस्तूर है। फिर 2017 में JCB चलाई गई, कब्रिस्तान 9 कनाल का 9 मरले बनाया गया, कोई फतवा नहीं। 42 तख्ते हड्डियां मेरे सुपुरनामे पे हैं। मैं दिखाऊंगा जब सेशन जज मांगेगा तो मैं दिखाऊंगा। तो कोई फतवा नहीं। 10 दिसंबर को जिस दिन सेटिंग कर रहे थे, उस दिन भी काजी गुलाम हुसैन ने कहा, वहां गवाह मौजूद हैं, कहा अगर ये लेंटर सेटिंग न हुई मैं मस्जिद को भी गिराऊंगा, मैं जियारत को भी गिराऊंगा। तो अपनी अपनी हड्डियां कब्र से निकाल लें, नहीं तो मैं पेशाब करूंगा। ये इसी जियारत की इस्लामी कमेटी का चेयरमैन है। मैं हैरान हूं कि मौलवी बिशारत हुसैन शाह ने, ये जंग अब हमारी यहां नहीं मुकेगी, ये कोर्ट में ले जाएंगे। मौलवी बिशारत हुसैन शाह ने, कोई जज भी दोनों फरीकैन की सुनता है। अगर एक घर वाला अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको मेहर भी देना पड़ता है। हमें फतवे में लिखा कि हम अहले सुन्नत वल जमात से खारिज कर देते हैं। भाई ये अहले सुन्नत वल जमात तुम्हारे मौलवियों की है, मौलवियों की देन है, ये तुम्हारी पर्सनल विरासत है। हम इंशाअल्लाह मस्जिदों की, मदरसों की कदर करते हैं, चंदा भी देंगे, जमीन भी दे रहे हैं। फिर क्यों ऐसा किया? और मौलवी बिशारत हुसैन शाह ने बुलाना था दोनों फरीक को, सुनना था। भाई तो काजा क्या है? तो फतवा दे डाला। हम हो सकता है यहां नहीं, इस मसले को कोर्ट में ले जाएं। और वो एक ये और फतवे में लिखा गया है
कि अगर ये मुल्क होता इस्लामी, ये हिंदुस्तान है, ये मुल्क होता इस्लामी, तो इनको कत्ल कराया जाता। जनाब, हमें एडमिनिस्ट्रेशन से, एसएसपी से गुजारिश है, ये 4 इन्होंने अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी पकड़ी है। इस्लाम एक है, ये हर चमचे से बरता रहे, अलग अलग। एक जुलास में बैठा है लियाकत हुसैन, बड़ी वीडियो चाड़ी है उसने। मैं कहूँगा बुशारत हुसैन शाह, मुफ्ती नूर हुसैन, ये तो मस्जिद में कुछ बात करता है, बाहर निकलता है तो कुछ बात करता है। इसको तो पता ही नहीं कि मैं मुफ्ती हूं। हमने मुसबाई साहब, फारूक साहब से इल्तिजा की कि जनाब आप सुने, ये कैसे मुफ्ती हैं, ये बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं। नहीं सुना। और यहां स्पीकरों पे ऐलान किया जाता है, भाई पहले हमें पूछो तो सही। ऐलान किया जाता है कि बस जी ये अहले सुन्नत वल जमात से इनको खारिज किया जाए। है भाई, अहले सुन्नत वल जमात तुम्हारे बाप की विरासत है, ये इस्लाम का जुज है। हम बाप दादा से इसमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा हुए हैं, वो भी मरे हैं, हम भी मरेंगे। तो तुम बस ये कर दिया, निकाल दो इनको। फिर ये कहा कि इन इस्लामी ये होता, ये हिंदुस्तान है, तो इनको कत्ल कराया जाता। हमें खतरा है, ये लोग कत्ल करवाने पे तुले हुए हैं। 4 अशखास, मौलवी बुशारत हुसैन शाह, नूर हुसैन, ये तौसीफ जो मस्जिद में है, और लियाकत जलास वाला। मैं जनाब एसएसपी से, जनाब डीसी साहब से, अगर जनाब हमारी गलती है तो तहकीक की जाए, हमें बुलाया जाए। अगर लैंड डेवलपमेंट में आप परमिशन देते हो तो दें। जब कब्रों में पेशाब का कहा, जब कहा हमारी मलकियत है, मस्जिद गिराएंगे, उस वक्त हमने निशानदेही का प्रोसेस शुरू किया। तो एक कनाल 8 मरले निकलती है तो भेजते हैं उस नंबर से 4 कनाल। मैं फिर एडमिनिस्ट्रेशन को कहूंगा, इन जालिमों से निजात दिलाओ। क्यों फरोख्त की है? जिन लोगों ने खरीदी है उनको क्लेम दिलाओ। 1 नंबर से 4 कनाल बेच के तो है 1 कनाल 8 मरले, क्या बच रहा है तुम्हारा? इस कमेटी 5 साल में प्राइम मिनिस्टर को बर्तारफ किया जाता है। पब्लिक की इतनी अथॉरिटी है, इतनी ताकत है, अगर मैं नाअहल हूं तो मुझे छोड़ देना चाहिए। लो भाई, तुम लायक हो, तुम चलाओ। ये क्यों उसके साथ जियारत के, जिस कब्रिस्तान का कहा कि पेशाब करेंगे, हड्डियां निकालो, उसी कब्रिस्तान में उस वली की कब्र भी है, उसको अलग नहीं किया, नहीं बख्शा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, मीडिया की जानब से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि इस कमेटी को एकदम बर्तारफ किया जाए, वरना और इस मुफ्ती नूर हुसैन को यहां से निकाला जाए। इसने हमारे बच्चों को निकाला, दर्ज से निकाला। कमेटी को हमने कहा कि भाई बच्चों को क्यों निकाला है, जब मस्जिदें खाली पड़ी हैं तो दर्ज की जरूरत क्या है? सिर्फ जियारत शरीफ का एटीएम इस्तेमाल करता है हर आदमी अपनी मर्जी से। इस जियारत वाले का एटीएम काम करता है, उस लिहाज से चिमड़े हुए हैं, बाकी कोई तलक नहीं। इससे मेरी गुजारिश है
गुजारिश है कि कमेटी को एडमिनिस्ट्रेशन कलादम करार दे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये इकट्ठे होने का इनका ये मकसद है कि मैं थोड़ा उधर नीचे रहता हूँ और मुझे इस मसले का कोई मालूम नहीं था, लेकिन जिस दिन ये लंटर गिराया गया सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई। शटरिंग जो लंटर के लिए की गई थी वो गिराई गई तो वायरल हुई। उस वक्त मैंने देखा और एक फतवा जारी किया गया। वो फतवा भी बाद में देखा कि ये स्टेट लैंड के ऊपर बना रहे थे, पता नहीं मदरसा है या कुछ है, मदरसे का नाम दिया गया, लेकिन बना रहे थे और वो तहसीलदार साहब ने और बजरिया पुलिस आन के गिराया गया और ये 4-5 आदमी का नाम लेकर कि इन्होंने गिरवाया है और इनके ऊपर एक फतवा लगाया गया। ये हमारे रिश्तेदार हैं और फतवे में साफ लिखा गया कि इनके आना जाना सलाम दुआ सब बंद होने चाहिए, इनके जनाजे में नहीं जाना, कोई ना इनके जनाजे में आएगा। तो इस लिहाज से मैं मुफ्ती साहब से ये गुजारिश करूँगा, अगर आपने फतवा जारी किया था तो उसको दोनों जानब से सुन के, दोनों फ़रीक़ैन के सुन के फतवा जारी करना चाहिए था। फतवा जारी करना कोई मामूली बात नहीं है, ये एक सनद याफ्ता मुफ्ती का काम होता है। और फिर भी अगर वो था तो पूंछ में मुफ्ती फारूक साहब नस्वाई मौजूद थे, इनका काम था ये करते, लेकिन ये सीधे सुप्रीम कोर्ट के 2 मिनट के अंदर फतवा लिख के जारी कर दिया गया। जबकि इसकी तहकीक होनी चाहिए, दोनों तरफ से बुला के सनद याफ्ता मुफ्ती जो है, ये किसी पे अगर उन्होंने ये भी लिख दिया कि इनको कत्ल कर दिया जाए, अगर ये इस्लामी हुकूमत होती तो इनको कत्ल किया जाता, लेकिन हिंदुस्तानी हुकूमत है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर एक आदमी का कत्ल का फतवा जारी किया जाता है तो उसकी तहकीक की, उसकी जान की कितनी कीमत होती है, और उसकी तहकीक करके मुफ्ती को चाहिए था कि फतवा जारी करता, और ऐसे आंखें बंद करके फतवा जारी किया गया। और हम आपने परेशान हो गए कि ये तो हमारे रिश्तेदार है, कोई खालाजाद है, कोई कैसा है, हम आते जाते हैं, तो अगर कल हम जाएंगे तो ये हमारे पूरी फतवा, हम अहले सुन्नत वल जमात से बाप दादा से चले आ रहे हो, इंशाअल्लाह क़यामत तक चलते रहेंगे, ये तो किसी को नहीं निकाल सकते हैं। वो अल्लाह ताला जानता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो मैं ये मजम्मत करता हूँ इस फतवे की भी, और जो ये दूसरी कमेटी वालों ने भी जो काम किया, फतवे जारी कराया, ये इसकी मजम्मत करता हूँ। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए, और डीसी साहब से गुजारिश की जाती है कि इसकी तहकीक कराई जाए, और 5 जानों की कोई कीमत नहीं है, अगर इनको कत्ल किया जाएगा तो ये इनकी बहुत बड़ी कीमत है। इसलिए डीसी साहब और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी से ये दरख्वास्त की जाती है कि इसकी तहकीक की जाए, एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी इस पूरे मामले का हल निकाल के डीसी साहब के सामने पेश करे, और जो वो फैसला करेंगे वो काबिल कबूल होगा। तो मैं इससे ज़्यादा लोग बोलते हुए मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाए। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहाँ पर इस एरिया, इस बस्ती में आके मुझे 2.5 से 3 साल हो गया है। मैंने अपने एरिया, अपनी बस्ती में महसूस किया कि यहाँ पर साईं मीरबाज़ काजी मोहल्ला में मेरे पड़ोस में ज़ियारत है। यहाँ पर ना ही अज़ान की पाबंदी है, ना ही रमज़ान में तराबी होती है, ना ही साल में जैसा हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उर्स बनाते हैं, मिलाद बनाते हैं, वो दिन भी नहीं बनाया जाता हमारे साईं मीरबाज़ काजी मोहल्ला में। तो मैं ये चीज़ मैं 2.5 साल से देख रहा था, ये नहीं हो रहा था, यहाँ पर नहीं हो रहा था। फिर मैं मौलवी से, दोनों इमामों के मौलवी से भी रब्ता किया, मौला ये इस चीज़ की यहाँ पर कमी है, हमारे मस्जिद में, हमारी ज़ियारत में इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ को पूरा किया जाए। उन्होंने मेरे बातों को नज़रअंदाज कर दिया, दोनों मौलवी ने, नूर हुसैन ने भी और तौसीफ इमाम ने भी, दोनों ने नज़रअंदाज कर लिया, जिसकी वजह से मैं नबी के मिंबर के ऊपर, माइक के ऊपर बयान कर दिया कि यहाँ पर इस चीज़ की कमी है, यहाँ पर हमारे आने वाली नस्लों के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और हमारी आने वाली नस्लें बिगड़ रही हैं। इस ज़ियारत के कमेटी वालों की वजह से हमारी आने वाली नस्लों के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पर अज़ान की पाबंदी नहीं है, यहाँ पर रमज़ान में तराबी नहीं होती, यहाँ पर तो ये सब बयान करते हुए फिर मेरे को जावेद भाई, उसने मेरे को धमकी दिया कि कमेटी वाला, ज़ियारत की कमेटी वाला जावेद भाई है, उसने मेरे को धमकी दिया कि मैं तुझे ऐसी जगह फंसाऊंगा जहाँ से तू निकल नहीं पाएगा। तो फिर मुझे बाबा का बैतुल माल दिखाकर मुझे लालच भी दिया कि अपनी ज़ुबान बंद कर, तेरे को 50,000 रुपया दूंगा तुझे मैं। ये मुझे मकसूद चाचू ने बोला। मैं कब्र क़यामत को मद्देनज़र रखते हुए बयान कर रहा हूँ, खुदा के खौफ में और नबी की मोहब्बत में बयान कर रहा हूँ। मुझे लालच दिया गया बाबा के बैतुल माल की कि तू अपनी ज़ुबान बंद कर। तो फिर मैं उनकी लालच में नहीं आया, मकसूद चाचू को फ़ोन के ऊपर बयान किया कि मैं हसन, इमाम हसन जिस तरह उनके
यजीदी के पास भी काफ़ी दौलत थी, उन्होंने करबला क्यों किया? हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को उजागर करने के लिए, ज़िंदा करने के लिए, अपने इलाके में, अपने बस्ती में ज़िंदा करने के लिए करबला किया। मुझे बाबा का बैतुल माल मत दिखाओ, मुझे बाबा का बैतुल माल की ज़रूरत नहीं है, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने एरिये में, अपने बस्ती में, अपने ननिहाल जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तालीम तरबियत होनी चाहिए, अच्छे से अच्छी तालीम तरबियत होनी चाहिए। ये चीज़ बयान किया तो फिर मुझे फिर से धमकी दिया कि धमकी देने के बाद फिर मेरे को तीसरे दिन मुझे पुलिस की हिरासत में इन्होंने किस तरह फंसाया, इनकी कब्र क़यामत जाने, इनका नीयत जाने, मुझे पुलिस के हवाले करवा दिया और मुझे ज़ियारत की चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। पता नहीं किस कदर मेरे घर के अंदर ज़ियारत का सामान डाल दिया और दूसरे दिन पुलिस के सहारा लेकर ज़ियारत का सामान मेरे घर से बरामद किया इन्होंने और फिर मुझे पुलिस वालों से मरवाया, बहुत मरवाया। आज भी मेरा घुटना दर्द कर रहा है, पुलिस ने बहुत मारा मुझे। मैं इश्क़ नबी में मार खाया हूँ, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर रोक के मुझे मार के फिर मेरे हाथ में ज़ियारत का टीवी दिया, जो कि मैं पिछले 2.5 से 3 साल से मैंने कभी देखा भी नहीं ज़ियारत के अंदर टीवी। वो टीवी मेरे को दिखा के, मेरा फ़ोटो खींच के फिर झूठे गवाह बना के मुझे जेल में फंसाया गया। मैं वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपना इधर ही बयान ख़त्म करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इज़ा इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा ये कि जो फतवा आया है, फतवे के हवाले से मुफ्ती मौलवी बशारत साहब सुनकोट वाले ने ये जो फतवा दिया है, इनमें कुछ चंद 4-5 शख्सों के नाम हैं। ये इसको मैं बेबुनियाद कहूँगा, ये हमारी सिर्फ आँखों पे, लेकिन बेबुनियाद मैं इसलिए कहूँगा कि मुफ्ती बशारत साहब बैठे हुए सुनकोट में हैं, लेकिन यहाँ भी मुफ्ती हैं, बहुत सारे मुफ्ती हैं, लेकिन यहाँ पुंछ दरा दुनिया के गाँव का हाल वहाँ सुनकोट से कैसे मालूम हो गया? सबसे पहले मुफ्ती की जो पोस्ट होती है, ये जज की पोस्ट होती है। इनको यहाँ आना चाहिए था, देखना चाहिए था क्या मामलात हैं, ज़मीनी सतह पर क्या मामलात हैं, तो उससे मद्देनज़र फतवा लगाना चाहिए था। इनका फतवा फिर भी सिर्फ आँखों पे, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। इन्होंने ये भी कहा कि ये नमाज भी नहीं पढ़ते। इन्हीं मौलवियों से उलमा से जो यहाँ जुमा पढ़ाते हैं, इनसे तहकीकात की जाए, अवामी लोगों से पूछा जाए क्या हम नमाज इनके पीछे पढ़ते हैं या नहीं, दोनों मस्जिदों में जुमा पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। उसके बाद इन्होंने बोला कि मस्जिद में या मदरसे में इनका कोई हिस्सा नहीं, इसकी भी तहकीकात यहाँ मौके पे करनी चाहिए। तो मैं गुजारिश करूँगा मुफ्ती साहब से, उन्होंने मौके पे आना था लेकिन आए नहीं, इस फतवे को जारी कर दिया। इसकी बुनियाद इतनी है, जब ये काम शुरू हुआ, इससे पहले जो मस्जिद में एक छोटा सा मौलवी पढ़ा जिसके 30 से 25 बच्चे थे, उसमें से कुछ बच्चे उनको कौमियत का नज़र से निकाला गया। हमने इतराज़ किया कि इनके बच्चों का क्या गलती थी, क्या ये इस्लाम नहीं सीख सकते आपके इस मस्जिद में बैठकर? तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस कमेटी मैं इन मौलवियों से पूछा, उसके बाद जो कमेटी इस्लामी है उनसे हमने सवाल किया, उन्होंने कोई जवाब हमें नहीं दिया। 1 साल पहले की बात है, तो 1 साल से चलकर इस वक्त तक इन्होंने अगर इस मदरसे का रंग देना था तो सबसे पहले इसका नाम रखना था, मदरसे का नाम क्या है। उसके बाद इन्होंने अगर मदरसा ही था तो चोरी क्यों बनाना चाहते हो? कहाँ से सरिया डाला, कहाँ वो काटा, कहाँ बीम बनाई, रातों रात बनाई, रातों रात मदरसा क्यों बना रहे थे? अगर मदरसा था तो हम भी मुसलमान हैं, हम भी हिस्सा डालते, हम भी आते, हम भी शमूलियत करते इसमें, तो हमें इसका कोई इल्म नहीं था। इन्होंने बिल्कुल 2, 4, 5 शख्स हैं यहाँ के मौलवी जो हैं उन समेत, और कमेटी के 6-7 रुकनी कमेटी जो है, इन्होंने 50 साल से यहाँ गुंडागर्दी मचा के रखी है। अब मुझे बताओ, आज तक इससे पहले मौलवी मुफ्ती साहब आए, यहाँ नोटिस लें
कि आज से पहले कितने बच्चे यहाँ से कंप्लीट होकर नमाज जनाजा पढ़ा सकते हैं। 40 साल से इनका इनका ये नज़रिया है, हम मदरसा चला रहे हैं, कुरान और हदीस का दर्स दे रहे हैं। इसलिए मेरी उलमाए हज़रात से, मुफ्ती इकराम से गुजारिश है, मौके पे आना था, आके इसका नोटिस लेना था। एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको गिराया, जिसको ये मदरसे का रंग दे रहे हैं, जिसको रातों रात लेंटर डाल रहे हैं। अगर मदरसा था, ये आवाम की चीज़ थी, ये किसी कमेटी वाले का नहीं था, ये ख़ास करके मेरा नहीं था। ये एडमिनिस्ट्रेशन से चोरी छुपे रात को क्यों डाल रहे थे? पुलिस ने रात आके बंद किया ना, इनको क्यों किया? इन्होंने ऐलान माइक में किया कि यहाँ एक हम मदरसा बनाने जा रहे हैं। उसी वक्त दिन को तो चौकीदार, लंबरदार सबको पता लगा कि यहाँ किसको पता नहीं है स्टेट लैंड कहाँ है। स्टेट लैंड पे इन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की, इमारत बनाने की कोशिश की। उसको जब इनको लगा कि ये नहीं बन पा रहा, इन्होंने इस्लामी डंग दिया ताकि लोग इकट्ठे हो जाएं। 2-4 शख्स जो ये बोल रहे हैं, ये इसका एक आदमी का ऐलान था, मेरी जगह है, मेरी इमारत के नीचे क्यों बनाना चाहते हैं? हमारा इतराज़ था, जनाब वाला हम मलकियत में बनाओ, सेंटर में बनाओ, जगह दे रहे हैं। तो इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर इनकी इमारत को गिराया, उसमें हमारा 2-4 आदमी का क्या कसूर था? अगर इनकी शटरिंग अब मौके पे देखे, अगर बोलते हैं मदरसा गिराया, जब मदरसा गिरता है, अगर उसमें मिट्टी डाली है तब भी वो मौके पे होती, अगर लेंटर डाला है तब भी वो मौके पे गिरा हुआ होता है। सर, ये शटरिंग कर रहे थे, ये पर्सनली अपनी प्रॉपर्टी बना रहे थे, इनको एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं बनाने दिया। एसएसपी साहब ने ऑर्डर किया, क्योंकि पुलिस यहाँ पे आई, उन्होंने कोई इनका जो अपना प्रॉपर्टी बनाए थे वो गिराया। इसमें हमारा कोई दोष नहीं था। हमें इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अगर इस्लामी हुकूमत होती है, इनका सिर कलम कर दिया जाता। सर, हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से भी वो हमें इसका नोटिस लें, और मुफ्ती इकराम जो फतवा लगाने वाले हैं, उनको चाहिए कि यहाँ मौके पे आए, फरीक़ैन की बात सुने, फिर फतवा लगाएं। अगर एक पार्टी फतवे से इनकार है, वो नहीं मान रही, वो वाक़या कुफ्र के लायक है। हमें तो पूछा ही नहीं जी, हमारे सामने नाइंसाफ़ी है। ये क्या मुफ्ती है? इनका मुफ्ती का कितना एक इनका बड़ापन होगा। हम तो कोई बात नहीं, हम उनकी कदर करते हैं। फिर यहाँ के मौलवियों को बोला आप ऐलान पे कर दो। अगर ऐलान कर रहे हैं, किसी का नुकसान हुआ, मुफ्ती साहब भी और ये कमेटी वाले भी जिम्मेदार होंगे। चार मौलवी और ये कमेटी वाले, किसी भी 4-5 शख्स जिनका नाम लिया गया है, इनका कोई भी नुकसान हो, उसके ये जिम्मेदार होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।